नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आपको इस महामारी कोविड-19 महामारी के चलते ठीक होंगे, अपने घरों पर अच्छे से होंगे और आपको अपनी पढ़ाई करने का इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी में लगे हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, हाई स्कूल, इंटर की तैयारी में लगे हैं, तो इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिल सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कापर जो है, कापर का एक्सट्रैक्शंस, यानी कि जो कापर है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कापर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, कापर धातु है इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इसका निष्कर्षण करने के लिए हमने आपको कुछ और पढ़ाया है। जो हमारा और है यानी कापर का और, तो कापर के और में आपको ऑकरेंस के बारे में थोड़ा जान लेना है, यानी कि कापर का और जो होता है, कापर कहाँ पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जो हमारा कापर है, सबसे पहले इसमें हम ऑकरेंस की बात करते हैं। ये हमने बात किया था कि कापर जो होता है, यानी कोई भी धातु जो होती है, वो पहली होती है मुक्त अवस्था में और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था में। हमने आपको पहले बता रखा है, जो कोई भी धातु रहेगी उसकी जो ऑकरेंस होती है, यानी कि जो प्राप्त होती, जो उपस्थिति होती है, दो रूप में पाया जाता है। पहला आपने कहा मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो कापर होता है, मुख्यतः वो अमेरिका और स्वीडन और ऐसे यूराल जो है, ये कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ पर्वतों में, यानी पर्वतों की पहाड़ियों में ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जहाँ भी पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो संयुक्त अवस्था में है। तो संयुक्त अवस्था में जो हमारा कापर है, कापर हमारे भारत देश में भी पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लेंगे। राजस्थान है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और ऐसे मैसूर है। इन सब जगहों पर क्या होता है, कापर हमारा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब संयुक्त अवस्था की बात किया गया है, तो संयुक्त अवस्था में कापर हमारा जो होगा वो कैसे और कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। संयुक्त अवस्था में जो होगा वो कापर हमारा सबसे पहले होगा सल्फाइडों के रूप में, सल्फाइडों के रूप में, यानी जो हमारा कापर है वो सल्फाइड के रूप में कैसे पाया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इसमें कापर पायराइट, यानी जो हमारा कापर पायराइट, कापर पायराइट फार्मूला होता है CuFeS2, और यही आगे चलकर हमें इसी का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। आप फार्मूला को याद रखेंगे, CuFeS2 को ही, CuFeS2 को लेकर हम आपको आगे चलकर क्या कराएंगे, इसका निष्कर्षण करवाएंगे। कापर ग्लास है COPPER, कापर ग्लास। जो कापर ग्लास है Cu2S होता है, Cu2S कापर ग्लास। तो ऐसे कई सारे आपके यहाँ पर सल्फाइड एस्क हैं, उनके बारे में जानेंगे हम लोग। पहला आपने जाना कापर पायराइट, दूसरा कापर ग्लास। एक और लिख लेते हैं इसमें बोरनाइट के बारे में। एक है बोरनाइट, फार्मूला Cu3FeS3, Cu3FeS3, ये है आपका बोरनाइट होता है। दूसरा इससे पाया जाएगा हमारा ऑक्साइडों के रूप में, ऑक्साइडों के रूप में, जो ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, यानी कि ऐसा कापर होगा, यहाँ पर कापर कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसमें ऑक्साइड लगा होगा। जैसे एक मैं नाम बताता हूँ आपको, मेलेकाइट। क्या है मेलेकाइट? CO3 का वोल्टेज, इसका नाम है मेलेकाइट। दूसरा है एजुराइट, CO3
2CuOH का होल ट्वाइस, या फिर एक मिनट, 2CuOH का होल ट्वाइस नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा 2CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं हम एजुराइट। दूसरा है यहाँ पर कुछ ये पाए जाएंगे कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, यानी जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा उसकी हम थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिक कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है, तो ये होता है मेलेकाइट, एजुराइट हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर ये दूसरा हमने लिख दिया है कार्बोनेट के रूप में, ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बोनेट उपस्थित है, CO3 उपस्थित है, CO3 उपस्थित है, इसलिए कार्बोनेट है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड या ऑक्साइडों के रूप में। तो ऑक्साइडों के रूप में केवल एक ही पाया जाएगा, या फिर हम केवल एक लिखाएंगे, वो होगा आपका क्यूप्राइट। क्या होगा? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फार्मूला हो जाएगा Cu2O। तो इस प्रकार जो एक ऑकरेंस की बात किया गया, यानी हमारा जो कॉपर धातु है, वो कॉपर धातु किस किस अवस्थाओं में, किस किस रूप में, किस किस के साथ मिलकर बना हुआ है। तो जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक हम उसका निष्कर्षण नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ हमने आपको ये पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि आपको जो कॉपर है उसके अयस्क के क्या क्या है। फिर से मैंने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि आपको मुझे पता है याद नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर में हम लोग ऑकरेंस में बात करते हैं तो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में होता है। तो मुक्त अवस्था में अमेरिका, स्वीडन, यूराल, इन सब की पर्वतों की कुछ पहाड़ियाँ हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मैसूर। खुशी की बात यह है कि आपके देश में भी पाया जाता है। तो इसमें आपके देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या? कॉपर पायराइट, CuFeS2। इसलिए इसी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, क्या करने चल रहे हैं? एक्सट्रैक्शन करने चल रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको मालूम होता है या पता है कि हमें एक तरफ से चलना होता है, यानी निष्कर्षण करने के लिए जो रूल नंबर फर्स्ट है उसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट रूल होता है हमारा कि कॉपर का, यानी कि जो हमारा धातु है, जो हमारा अयस्क है, उस अयस्क का चूर्ण बनाना, यानी अयस्क को चूर्ण बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी ओर्स का हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में लिख लीजिएगा बाई फ्लोटेशन, यानी झाग फ्लोअन विधि के द्वारा। झाग फ्लोअन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसका कंसंट्रेशन करते हैं, इसको शांत करते हैं। आपको मालूम होता है कि जिसमें सल्फाइड एसिड उपस्थित होता है, ये जो सल्फाइड एसिड होते हैं उनका जो निष्कर्षण करते हैं हम लोग किसके द्वारा करते हैं? झाग फ्लोअन विधि के द्वारा करते हैं। दूसरा इसमें हमारा होगा नेक्स्ट, यानी कि हमारा होगा इसमें हम कैल्सिनेशन नहीं करेंगे। कैल्सिनेशन ना कर क्या करते हैं? इसमें रोस्टिंग करते हैं। तो जो हमारा रोस्टिंग है वो किस में की जाएगी? रोस्टिंग हमारा की जाती है इन रिवर बैटरी फर्नेस में। जो हमारा रोस्टिंग है यानी भर्जन जो है, भर्जन हमारा किया जाता है रिवर बैटरी फर्नेस, यानी परावर्तनी भट्टी, लिख लीजिए परावर्तनी भट्टी। इंग्लिश होती है रिवर बैटरी, PERATERY फर्नेस, रिवर बैटरी फर्नेस। अब इसमें कुछ आपके यहाँ पर आपका जो अयस्क है, जो आपका ओर है, यहाँ पर कुछ उसमें चेंजेस होने वाले हैं। इन चेंजेस को हम चाहे तो स्टेप बाय स्टेप लिखें, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप स्टेप बना लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कहेंगे कि
जो सल्फर होता है, सल्फर, या हम कह सकते हैं मुक्त सल्फर, मुक्त सल्फर, सल्फर डाई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा? सल्फर डाई क्या हो गया? सल्फर, मुक्त सल्फर जो था सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो यानी सल्फर है प्लस O2 साइनाफेरो, हीट का निशान लगाना नहीं भूलेंगे, क्या बनेगा? SO2। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जो आर्सेनिक की कुछ अशुद्धियाँ हैं, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पशील ऑक्साइडों में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो हम लेंगे आर्सेनिक और लेंगे ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे? AsO2। तो ये वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। और हमें एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अभी मैं आगे चलकर पढ़ाऊँगा कि लाल फास्फोरस यानी फास्फोरस की बात करूँगा मैं, तो फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब मोनो एटॉमिक नहीं होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। इसलिए कभी भी आपका आर्सेनिक जहाँ भी मिलेगा वो डाई एटॉमिक के रूप में मिलेगा। जैसे कभी भी आपने ये लिखा पाया होगा PO3, ऐसा नहीं लिखा पाया होगा, आपने पाया होगा P2O6, P2O5, P4O10, ऐसे लिखा पाया होगा। अगर यहाँ पर P4 होगा तो O10 हो जाएगा, तो मतलब ये डाई एटॉमिक के रूप में पाए जाएंगे, सिंगल नहीं पाया जाएगा। तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा AS2O3, हमेशा ऐसे इस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा, तो मैं अगर इसे 3 ले लेता हूँ, तो ये आपको 3 ही यहाँ पर रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर 3 होगा तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, तो 3 लेगा तो 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 2 2 4, 2 3 6 हो गया। ये आर्सेनिक के कुछ ऑक्साइड है जो वाष्पशील ऑक्साइडों में क्या होते हैं? परिवर्तित। यहाँ पर एक चेंजेस और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका और लेंगे, और आपने क्या किया है? मैं यहाँ पर और का नाम लिख देता हूँ। आपने ओर्स लिया है, कॉपर पायराइट, फार्मूला CuFeS2, CuFeS2। मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉपर पायराइट क्या होता है? कॉपर पायराइट जो होगा वो ऑक्सीजन से, यानी कि कॉपर जो हमारा पायराइट है क्यूप्रस सल्फाइड, या हम जो ऑक्सीजन से अब इसमें आप क्रिया करा देंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर पायराइट ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसमें बदल जाएगा? क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। ये एक ही चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आसानी होगी। नहीं तो आप इस तरह से इसे रटते रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको कभी भी दिक्कतें ना आए, आप कभी भूले ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप लेंगे CuFeS2 लेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो हमारा जो बनना है वो बनेगा CuS प्लस FeS प्लस SO2, यही बनेगा। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 है, तो यहाँ पर कितना निकल गया? 1 2 3 हो गया और एक यहाँ पर 4 हो गया। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है, तो यहाँ पर SO2 के रूप में बाहर निकल गया।
इसका नाम क्या बताया हमने? इसका नाम बताया आपने क्यूप्रस सल्फाइड, और इसका नाम क्या बताया आपने? फेरस सल्फाइड। हमने कहा यहाँ पर कि जो आपका क्यूप्राइट होगा, कॉपर पायराइट होगा, वो बदल जाएगा किसमें? क्यूप्रस सल्फाइड में और फेरस सल्फाइड में। अब यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन और होनी है, इसमें हम कहेंगे जो हमारा प्राप्त हुआ है वो है क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड की कुछ मात्रा अपने यानी उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर जो है हमारा क्यूप्रस सल्फाइड जो हमको ये मिला है, फेरस सल्फाइड जो हमको ये मिला है, ये क्या हो जाएंगे? अपने ऑक्साइडों में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। बैलेंस कर दे रहा हूँ मैं, सब में हीट का निशान बना दीजिए, भैया भूलना नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cu2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करना होगा तो मैं यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ। देखिए बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 4 कॉपर। क्या नाम है इसका? मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड। एक नाम आपने इसे और दिया है, ये हमने कहा जब ये ऑक्साइडों के रूप में बदल जाता है, यानी ऑक्साइडों के रूप में क्या कहते हैं? कॉपर का रूप यानी अवस्था, तो इसे हमने नाम दिया था क्यूप्राइट नाम दिया था, शायद आपको याद हो तो क्यूप्राइट कहा था हमने। अब दूसरा क्या है आपका? FeS है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? FeO प्लस यहाँ पर SO2। कितनी मात्रा में निकलेगा? 2 मात्रा बैलेंस करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर तो बैलेंस है, यहाँ पर देखिए Fe2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe2O, या फिर मैं इसे Fe2 में नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 2FeO, ज़्यादा नहीं हो रहा। 6 ऑक्सीजन है, 2 4 2 6, ठीक है, 2 Fe, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया? हमने रोस्टिंग कर लिया, यानी भर्जन की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया। ये है क्या? भर्जन की क्रिया हमने संपन्न किया। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं इसे इरेज कर लूँगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हमने कॉपर का एक एस लिया, कॉपर पायराइड, फिर उसका हमने क्या किया? चूर्ण बना लिया, यानी पाउडर बना लिया, पाउडर फॉर्म में कर लिया। फिर हमने उसका कंसंट्रेशन किया, किसके द्वारा? बाई फ्लोटेशन, यानी कि झाग विधि के द्वारा हमने क्या किया? उसका कंसंट्रेशन किया, उसको सांद्रित किया। फिर हमने रोस्टिंग किया, यानी भर्जन, निस्तापन नहीं किया। इसमें निस्तापन करने के लिए हमें दूसरी प्रोसेस अपनानी पड़ती थी, तो निस्तापन नहीं करेंगे इसमें। कॉपर में निस्तापन ना करके सीधा हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे, वो भी किसके द्वारा? परावर्ती रिवर्बरेटरी फर्नेस के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमारा कुछ चेंजेस है, यानी कुछ अभिक्रियाएँ हैं, उन अभिक्रियाओं को मैंने डिस्कस किया है। तुमने कहा है मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आपका सल्फर है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड बदल गया। आर्सेनिक की शुद्धियाँ क्या हुई? वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो गई, तो वो भी निकल गया। कॉपर पायराइट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो गया। ये भी आपने देखा। फिर आपने कहा कि जो फेरस सल्फेट है और कॉपर पायराइट है, इसकी कुछ मात्रा उनके ऑक्साइडों में, यानी अपने अपने ऑक्साइडों में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ? रोस्टिंग कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3 एक स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, मैं इसे रेज करता हूँ। हर एक चीज़ बेटा जो है ध्यान से समझिए, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो जिंदगी भर रटते ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें करना है स्मेल्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी थी है स्मेल्टिंग, यानी कि प्रगलन। अब जो प्रगलन की प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होनी है किसमें?
अभी तक हमने किसमें किया है, रिवर बैटरी फर्नेस का उपयोग किया है। अब यहाँ पर जो हमें प्रयोग करना है वो रिवर बैटरी पर फर्नेस का प्रयोग नहीं करना है, अब हमें करना है ब्लास्ट फर्नेस का यानी वात्या भट्टी का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। अब ये वात्या भट्टी होती कैसी है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वात्या भट्टी तो आप जानते ही हैं कैसी होती है, मैंने आपको परावर्तनी भट्टी नहीं बताया कि कैसी होती है, थोड़ा सा देख लेंगे परावर्तनी भट्टी के बारे में, फिर इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तभी ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिएगा परावर्तनी भट्टी कैसी होती है आपकी। एक यहाँ पर हम बेस बना रहे हैं, दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लेकर थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए, चलिए ठीक है, मोटा मत किया जाए, ऐसे ये हो गया डबल लाइनिंग। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया जाए, यहाँ से भी ऐसे कर दिया जाए, ठीक इसी आकार का। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए गुस्ताफी माफ करेगी, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट ले जाकर इसे मिला सकते हैं। ये आपका एक हम छोटा सा फर्नेस बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपकी जलाई जाएगी, ये होगा, यहाँ से प्रवाहित किया जाएगा एयर, ठीक है। इसमें फ्लूइड्स भी लगे होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होती है कप और कौन की व्यवस्था, जिसके माध्यम से हमारा ओर गिराया जाता है। यहाँ पर होता है फायर बॉक्स, क्या फायर बॉक्स, यहाँ से आपकी आग को जलाया जाता है, और ये आग की लपटें यहाँ पर आपका रखा जाता है चार्ज, यानी कि घान, क्या होता है चार्ज, यहाँ पर चार्ज होता है। यहाँ से आग की लपटें, थोड़ा सा मैं इसे छोटा बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा, यहाँ से आपकी आग की लपटें निकलेंगी और यहाँ पर टकराकर तब कहाँ आएंगी, आपके चार्ज में पड़ेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से टकराएंगी, तब चार्ज में पड़ेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से टकराएंगी, तब चार्ज पे पड़ेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से टकराएंगी, तब चार्ज पे पड़ेंगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसमें 3-4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है यहाँ पर फायर बॉक्स, दूसरा है हार्ट, जहाँ पर चार्ज, चलिए ये बेस जिसे हार्ट कहते हैं, ये बेस है जिसे आधार भी बोलते हैं, और यहाँ पर चार्ज है धान जहाँ पर रखा जाता है, और एक ये नली है जहाँ से आपकी वेस्ट गैसें क्या होती हैं बाहर निकाली जाती है, और ये कपोट कौन है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, और को अंदर डाला जाता है, और ये टॉयर्स है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, गर्म हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने कहा अगर अच्छे से और अच्छे से पढ़ना है, सेम फिगर ऐसे थोड़ा सा फिगर जो है आप अपने बुक से बनाइएगा, बाकी यही है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो आप आग को जलाते हैं, आग को डायरेक्ट, यानी जो हमारा चार्ज है धान है, धान को डायरेक्ट आग के संपर्क में नहीं रखते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज जो हमारा धान जो है जल जाएगा, पिघल जाएगा। तो पिघलना तो नहीं है लेकिन जल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फायर बॉक्स में रखे हुए फायर को जब जलाते हैं तो यहाँ से लपटें निकलती हैं और इनकी छत से टकराकर तब लपटें कहाँ पर जाती हैं, आपके चार्ज यानी कि इस धान पर पड़ती हैं, ऊपर से और को गिराया जाता है। कहने का मतलब परावर्ती मतलब परिवर्तन, किसका परिवर्तन, लपटों का परिवर्तन कर कर तभी भेजती है। तो यहाँ से क्या होती है, वेस्ट गैस से बाहर निकल जाती है,
ऊपर से फिर से मैं समझा देता हूँ। इसमें एक हर्ट्ज होता है जिसे हम बेस बोलते हैं। यहाँ पर फायर बॉक्स है जहाँ पर आग को जलाया जाता है। यहाँ पर चार्ज है जहाँ पर धान को रखा जाता है। और ये आपकी पतली सी पाइप है जिसके माध्यम से वेस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। ये टॉयलेट्स है जिसके माध्यम से वायु का तेज झोंका प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ एक और कौन है जिसके माध्यम से और को इसके अंदर डाला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब आग को जलाते हैं तो ये आग की लपटें इसकी छत से टकराकर परिवर्तित होकर तब चार्ज पर यानी घान पर पड़ती हैं। अगर डायरेक्ट हम कर देंगे तो हमारा घान क्या हो जाएगा, जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मेल्टिंग की। तो स्मेल्टिंग में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्मेल्टिंग की प्रोसेस हम जानते हैं, डेफिनेशन हमको पता है कि जो हमारा अयस्क होता है, भर्जन हो गया ना, भर्जित अयस्क, यानी कि भर्जन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी तो हमारा जो अयस्क है वो अब कैसा हो गया, भर्जित हो गया। तो भर्जित अयस्क में कोक पहला चीज़ है, COKE, कोक यानी कार्बन। और इसमें हम मिला देते हैं सिलिका यानी गालक, उचित गालक बोलते हैं, SiO2 गालक है, गालक का काम करेगा। इसे सिलिका भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसे क्वार्टेज भी कहते हैं, कहीं आपको नाम लिया जाएगा क्वार्टेज तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सारे नाम बता दे रहा हूँ, सिलिका, गालक, क्वार्टेज, इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर क्या कर देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में भर देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या कर दिया, हमने भर दिया। अब क्या होगा प्रोसेस, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका जो भर्जित अयस्क है, भर्जित अयस्क में उचित कोक, उचित गालक मिलाकर हम वात्या भट्ठी में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो वात्या भट्ठी हमने पढ़ा है उस वात्या भट्ठी से ये भट्ठी कैसी होगी, छोटी होगी। तो इसमें आपका थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, स्मेल्टिंग में लिखेंगे, स्मेल्टिंग में यानी प्रगलन प्रक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। प्रगलन प्रक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इसमें सबसे पहला इसमें स्टेप होगा आपका, यानी फर्स्ट स्टेप होगा जो हमको मिला था, क्यूप्रस सल्फाइड, ये मिला था ना, क्यूप्रस सल्फाइड मिला था या क्यूप्रस ऑक्साइड मिला था, दोनों मिला था। तो क्यूप्रस ऑक्साइड लिखेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, कॉपर ग्लास, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है। जो मेन है हम वही बता रहे हैं। Cu2O FeS के साथ अभिक्रिया करेगा, बनाएगा Cu2S, क्या बनाएगा, Cu2S बनाएगा। और निकलेगा क्या यहाँ से, यहाँ पर आपका कुछ और है ही नहीं है, बचेगा क्या, FeO। भाई सिंपल सा, ये सल्फर यहाँ पर आ गया और ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया। तो इसे हमने क्या कहा, क्यूप्रस सल्फाइड। इसे एक नाम और भी देते हैं, कॉपर ग्लास, आपको याद हो तो कॉपर ग्लास नाम देते हैं, कॉपर ग्लास याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये कॉपर ग्लास है। अब यहाँ पर जो हमारा कॉपर ग्लास है, इस कॉपर ग्लास में जो प्राप्त हुआ है इसको हम रख लेंगे, अब सचेत ऐसे रखेंगे, आगे चलकर हमको काम देने वाला है। अब जो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड या फिर फेरस सल्फाइड का कुछ मात्रा में था ना वहाँ पर, तो यहाँ पर कहेंगे फेरस सल्फाइड की पर्याप्त मात्रा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, फेरस सल्फाइड की पर्याप्त मात्रा यानी अधिक मात्रा। फेरस सल्फाइड ऐसे लिख लीजिए, फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो हमने क्या कहा, फेरस सल्फाइड FeS फेरस ऑक्साइड में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया जाए। गर्म का निशान लगाना नहीं भूलेंगे भैया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा FeO प्लस में SO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
फेरस ऑक्साइड में बदल गया। अब जो होगा नेक्स्ट स्टेप है, हम लिखेंगे फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ अभिक्रिया करके, सिलिका SiO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, अभिक्रिया करके मैट, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं धातुमल, सॉरी मैट नहीं होगा, धातुमल होगा जिसे हम स्लेट बोलते हैं, स्लेट बना लेता है। ठीक है, स्लेट बना लेता है। तो हमने कहा फेरस ऑक्साइड है FeSiO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा FeSiO3, जिसे हमने क्या कहा धातु मल नाम दिया। ये जो धातु मल है इसे हम लोग इंग्लिश में स्लेट कहते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर हमको प्राप्त होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है कॉपर सल्फेट, और कुछ मात्रा पर्याप्त, अधिकतम मात्रा तो जो हुई है ऑक्साइड में बदल गई है किसकी, फेरस की, लेकिन कुछ मात्रा क्या होती है फेरस सल्फेट की बची रह जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट की कुछ मात्रा यहाँ पर बची रह गई है और पर्याप्त मात्रा क्या हुई है अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होकर धातु के रूप में क्या हुआ बाहर निकल गया है, लेकिन कुछ मात्रा बचा रहा है और कापर ग्लास यानी कि कापर सल्फेट जो है बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम कहेंगे मैट के बारे में, मैट जानेंगे। मैट क्या होता है, MAT, मैट। मैट जो होता है वो होता है कापर सल्फेट और फेरस सल्फेट का मिश्रण, गलित मिश्रण होता है। ये होता है गलित मिश्रण। आगे हम बात करने वाले हैं बेसिमराइजेशन की। तो बेसिमराइजेशन की प्रोसेस को जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पर मैंने कहा पहले इसको देखिएगा, मैट क्या है, मैट परावर्तनी भट्ठी से वात्या भट्ठी से प्राप्त गलित अवस्था में कापर सल्फेट और फेरस सल्फेट के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वात्या भट्ठी से प्राप्त गलित अवस्था में फेरस सल्फेट और कापर सल्फेट के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। इसे मैट के नाम से जानते हैं। अब जो रोल होगा हमारा, इसे हम ले जाएंगे किसमें, बेसिमराइजेशन यानी बेसिमरीकरण करेंगे। इसमें बेसिमरीकरण, जो बेसिमरीकरण की प्रोसेस है उसमें हम डालेंगे क्या, कापर सल्फेट और फेरस सल्फेट के ब्लेंड को, साथ में उसमें हम कुछ मिला देंगे सिलिका, थोड़ी मात्रा में उसमें हम सिलिका को मिलाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम आगे समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। इसे अरेंज करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जो बेसिमरीकरण होगा यानी बेसिमराइजेशन होगा, बेसिमराइजेशन यानी बेसिमरीकरण, जो बेसिमरीकरण होगा, इस बेसिमरीकरण का फिगर देखेंगे एक तरफ से हम लोग देखेंगे। देखिए फिगर को समझेंगे कैसे होगा फिगर इसका। सबसे पहले हम इसके फिगर में स्टैंड या फिर पहले हम बनाते हैं, ये एक नाशपाती के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, एक नाशपाती के आकार का होता है। तो कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे थोड़ा, ताकि हमें और जगह मिले शेष। ये काफ़ी बड़ा होता है, ये भी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और मैं ही छोटा बना रहा हूँ क्योंकि आपको जगह मिल जाए समझने के लिए, समझाने के लिए आगे चलकर। देखिए डबल परत यानी डबल लाइनिंग कर देंगे इसको हम। ये स्टील का बना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर की जो ईंटें होती हैं वो होती है अग्निशाह ईंटों का। यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टैंड, ये है इसका स्टैंड। देखिए पतला मोटा हो रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे पतला मोटा नहीं होना चाहिए।
आप अपने बुक में जब भी अपने बुक से या फिर आप बुक की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ही बना रहे हैं तो बना फिगर सही है। बस क्या है, आपको पतला और मोटा का ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे पतला और मोटा ना होने पाए। ये एक स्टैंड पर क्या होता है, सदा होता है, यानी कि लटका होता है, लटकाया जाता है एक स्टैंड के माध्यम से। यहाँ पर मैंने स्टैंड बना दिया, इस स्टैंड के माध्यम से क्या हुआ है, ये सदा हुआ है, लटका हुआ है। ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें एयर प्रवाहित करने के लिए एक जाली लगी होती है, उस जाली को हम बना रहे हैं, देखिएगा ये जाली है। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, एयर को प्रवाहित करते हैं, एयर। यहाँ पर कई सारे फ्लैट्स लगे होते हैं, यानी छिद्र होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमको प्राप्त हुआ था मैट, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कमी है, मैं उसे धीरे धीरे कंप्लीट करता रहूँगा जैसे जैसे मौका आएगा। फिगर में मैट में हमने कहा था कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। मैट जो होता है कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें उठाकर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं SiO2 प्लस मैट, MATE, मैट SiO2 मैट सिलिका मिलाकर हम बेसेमर परिवर्तक में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। फिगर का नाम तो नहीं किया हमने, फिगर का नाम हो जाएगा बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर है। मैंने कहा कि सिलिका मैट। अब मैट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको बार बार ना बताना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। FES, तो इतना चीज़ें उपस्थित होती हैं। अब इनमें क्या प्रोसेस होने वाली है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे देखने से पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ बेसेमर कन्वर्टर के बारे में। बेसेमर कन्वर्टर एक नाशपाती के आकार का बड़ा सा लंबा सा होता है। इसमें हम कॉपर धातुओं का क्या करते हैं, बेसेमराइजेशन करते हैं। ये जो होता है एक स्टैंड से सधा हुआ रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो घरों पर जब छत पड़ती है, यानी जब छत ढाली जाती है तो एक मशीन आती है जिसको क्या करते हैं, जिसमें से हम गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेंट जो भी मिलाना होता है वहाँ पर मिलाते हैं। मिलाने के साथ क्या कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं। तो जैसे ये है ना ऐसे, तो इसके अंदर एक मिलाने वाला लगा रहेगा। जब मिला देगा तो इसे पलट देंगे तो मसाला, मतलब जो सामान उसमें डाले हैं वो क्या हो जाएगा, मिक्सर होकर, मिश्रित होकर बाहर निकलेगा। तो वैसे ये भी होता है, ठीक ऐसे स्टैंड पर होता है। ऐसे है, यहाँ से जब यहाँ से आपकी बेस्ट गैसें क्या होती है, बाहर निकलती है, बेस्ट गैसें। यानी बेस्ट गैसों का मतलब होता है अपशिष्ट, यानी बेकार हुई गैस जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है। इनकी जो दीवारें हैं वो दीवारें अग्निशाह ईंटों की बनी होती हैं, और इनकी दीवारों पर जमा होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अनबुझा चूना, CaO जमा होता है। इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं बेसिक लिनिंग, यानी इनकी दीवारों को क्या बोलते हैं, बेसिक लिनिंग बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम उपयोग पढ़ें, यानी कि इनकी रिएक्शनों के बारे में जानेंगे। तो रिएक्शन में आप थोड़ा सा पहले लिखेंगे, बेसेमराइजेशन में लिखेंगे बेसेमर कन्वर्टर में मैट और सिलिका, या मैट में सिलिका मिलाकर भर देते हैं। मैट और सिलिका मिलाकर भरने पर, लिखिएगा भरने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए थोड़ा एक साइड से गए थे हम बनाने के लिए, तीन साइड से नहीं बनाए तो मुझे साइड में समझाना पड़ेगा। अब साइड में ही समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका मैट में उपस्थित फेरस सल्फेट है, यानी स्टेप नंबर 10, जो आपका फेरस सल्फेट था वो क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो फेरस सल्फेट था वो कैसे बदल जाएगा, फेरस ऑक्साइड में। दिख नहीं रहा है क्या,
चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। मैंने कहा फेरस सल्फेट जो है किसमें उपस्थित है, मेट में, वो किसमें बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में। अब दिख रहा है, हाँ, फेरस सल्फेट जो है वो किसमें बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में। तो चलिए बदलते हैं, FeS प्लस O2 साइन ऑफ एरो क्या हो जाएगा, FeO प्लस SO2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर लेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो फेरस ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, धात्मक बना लेगा, FeSiO2। ये निकल गया, इसे कहेंगे हम धात्मक। अगर नाम में बताऊं इसका तो कहते हैं फेरस सिलिकेट। क्या कहते हैं, फेरस सिलिकेट कहते हैं। फिर मैं कहूँगा अप्रयुक्त, यानी कि यहाँ पर सारी मात्रा जो SiO2 हमने मिलाया था नेट में, उसकी सभी मात्रा अभी नहीं परिवर्तित हुई है गलित धातुमल के रूप में। तो धातुमल के रूप में अगर नहीं परिवर्तित हुई है, अगर कुछ बच जाती है तो इनकी दीवारों पर मैंने कहा था क्या उपस्थित होता है, CaO उपस्थित होता है। और जो CaO होता है, अब इस एरो को मिटा देंगे नहीं तो आप लोग गलत समझेंगे, है ना। जो CaO होता है वो क्या करेगा, नेक्स्ट सिस्टम में हम कह सकते हैं अप्रयुक्त सिलिका बेसेमर कन्वर्टर के बेसेमर परिवर्तक के बेसिक स्तर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ये नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, SiO2 है, इसका बेसिक परिवर्तन अवशोषित कर लेगा तो क्या बनाएगा, सॉरी CaSiO3 बनाएगा, जिसे हम कैल्शियम सिलिकेट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, कैल्शियम सिलिकेट के नाम से जानेंगे। अब बचा हुआ क्या है आपका, क्यूप्रस सल्फाइड। स्टेप नंबर नेक्स्ट, क्यूप्रस सल्फाइड बचा हुआ है। तो जो क्यूप्रस सल्फाइड बचा हुआ है वो क्या करेगा, परिवर्तित हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड में लिखना है तो लिखिएगा, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है कुछ मात्रा में, सारी मात्रा नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यूप्रस सल्फाइड कुछ मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड कुछ मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, Cu2Cu2O प्लस 2SO2 क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब इस स्टेप नंबर नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसका लास्ट स्टेप होने वाला है उसको नोट करेंगे, उसको देखेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग, कहेंगे, लिखिएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर मैंने, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारी मात्रा में आपका जो है क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में नहीं परिवर्तित हुआ है, कुछ मात्रा में बचा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके कापर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा Cu और क्या निकलेगा SO2। कितना कापर है, 4 है, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ 2, यहाँ पर हो जाएगा 6Cu और यहाँ पर हो जाएगा 2SO2, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गया क्या, हाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 ही तो है, और यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड देखिए
Cu2s Cu2O 2, ये 2 है, ये 1 है, ठीक। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 निकल गया। तो यही जो कापर है, यही कापर हमको प्राप्त होता है। ये जो कापर होता है, ये कापर लगभग 98% क्या होता है, प्योर होता है, और 2% इसमें अशुद्धियाँ अभी भी उपस्थित हैं। तो उन अशुद्धियों को हम दूर किसके द्वारा करेंगे, वो हम करेंगे अब रिफाइनिंग ऑफ कापर, यानी कापर का शोधन। तो इसके लिए आपको अगले दिन थोड़ा सा आप पढ़कर आएंगे, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो रिफाइनिंग ऑफ कापर में मैं थोड़ा बता देता हूँ अभी आपको। मैंने यहाँ पर मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक बार। मैंने मैट लिया, मैट में क्या मिला दिया हमने, सिलिका मिलाया, SiO2 मिलाया, और उसको डाल दिया किसमें जाकर, डेसिमल कन्वर्टर में। डेसिमल कन्वर्टर में हमने डाला, और उसके पश्चात इसमें सबसे पहली प्रक्रिया हुई कि फेरस सल्फेट जो था फेरस ऑक्साइड बदल गया। फिर फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ अपीयर करके धातुमल के रूप में बाहर निकल गया, जो अशुद्धि के रूप में बाहर निकल गया। आगे कहा गया इसमें अप्रयुक्त सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कुछ बचा हुआ जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मतलब सिलिका है, वो बेसेमर परिवर्तक की दीवार के द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। फिर नेक्स्ट जो बचा होगा आपका कापर सल्फाइड, यानी कापर सल्फेट, वो कापर सल्फेट की कुछ मात्रा जो होती है वो बदल जाती है कापर ऑक्साइड में, और शेष मात्रा फिर से कापर सल्फाइड के साथ, कापर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कापर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हमको यहाँ से कापर प्राप्त हुआ। प्राप्त कापर को हम क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पर कापर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कुछ हमको अपद्रव्य मिलेंगे, अपशिष्ट मिलेंगे, जिन्हें हम यहाँ पर कहते हैं अपद्रव्य। उस अपद्रव्य को यहाँ पर हम एक नाम देते हैं, फिलहाल तो नाम नहीं याद आ रहा हमको, छोड़ दीजिए, उसको नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। इसमें आपका उपस्थित होता है कुछ आर्सेनिक की मात्रा होती है, कुछ आयरन की मात्रा होती है, कुछ Au की मात्रा होती है, कुछ Ag की मात्रा होती है। मतलब यहाँ पर कई सारे आपके क्या होती हैं, अशुद्धियाँ, अपद्रव्य उपस्थित होते हैं। जैसे आप तांबा है ना, तांबा है, सोना है, चांदी है, आपके घर में अगर तांबे का सिक्का है, अगर उस तांबे का सिक्के का हम क्या करेंगे, निष्कर्षण कराएंगे, उसमें आपको कुछ मात्रा में सोना जरूर निकल कर आएगा, ठीक है। आप लोग करिएगा, आपके घर में अगर तांबे का सिक्का होगा तो आप उसका निष्कर्षण करेंगे, और निष्कर्षण करने के लिए इतनी सारी प्रोसेस लगेगी भैया, ये आप ध्यान दीजिएगा। निष्कर्षण करेंगे तो आपको क्या होगा, सोने की कुछ मात्रा मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 99% जो हमें कापर है वो प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर ही निकल जाती है, बुलबुलों के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल गई। अब जो यहाँ पर बचा होगा, यानी जो बचा है गलित के रूप में है क्या, कापर है, जिसे हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालकर एक में मतलब डाल देंगे। डालने के पश्चात क्या होगा, जब ये ठंडा होगा तो इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे सॉलिड में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। और जैसे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, यहाँ पर कुछ फोड़े टाइप के आकार में बन जाएंगे। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फफोले, यानी फफोला बोलते हैं, फफोले। तो प्राप्त जो बेसेमर कन्वर्टर है, तुम्हारा बेसेमर परिवर्तक है, इस बेसेमर परिवर्तक से फफोलेदार कापर प्राप्त होता है, फफोलेदार कापर। तो लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि बेसेमर परिवर्तक से हमें 98% शुद्ध फफोलेदार कापर प्राप्त होता है। फफोलेदार कापर को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इतना फिर से तो नहीं समझाना पड़ेगा, फिर से नहीं समझाना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझाया गया है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। तो आपको हमारा ये लेक्चर्स कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस लेक्चर को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। आपसे मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि अगर आप नहीं भी लाइक करते हैं, नहीं भी कमेंट्स करते हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मन लगाकर जरूर पढ़िए। जब तक आप मन लगाकर पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।